अगर हम भारत की पहचान की बात करें तो वो एक ही चीज से होती है, इसकी जलवायु से। और इस जलवायु को सिर्फ एक ही ताकतवर मौसमी घटना तय करती है, मॉनसून। तभी तो भारत को अक्सर मॉनसून की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी, खेती बाड़ी, यहाँ तक कि त्योहार भी सब कुछ बारिश के इसी सालाना चक्र के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। तो फिर ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मतलब एक अकेला क्लाइमेट इंजन कैसे पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के मौसम, उसके हरे भरे जंगल और यहाँ तक कि उसके वन्य जीवन को भी अपनी धुन पर नचा सकता है। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मानसून शब्द आया कहाँ से। ये दरअसल अरबी के शब्द मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है मौसम। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई आम मौसम नहीं है, ये हवाओं का एक जबरदस्त मौसमी उलटफेर है, जो हिंद महासागर से नमी को खींच कर लाता है और पूरे भारत को जिंदगी देने वाली बारिश से भिगो देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम इस महान मानसून इंजन के काम करने का तरीका समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये कैसे भारत के 4 अलग अलग मौसम बनाता है। इसके बाद 5 तरह के जंगलों की दुनिया में चलेंगे, वहां रहने वाले वन्य जीवों से मिलेंगे और आखिर में इस नाजुक दुनिया को बचाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, महान मॉनसून इंजन। आखिर ये इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है और पूरे भारत के क्लाइमेट सिस्टम को कैसे कंट्रोल करती है। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान ना बड़ा ही सीधा साधा है। गर्मियों में भारत की जमीन सूरज की तेज गर्मी से भट्टी की तरह तप जाती है। इससे यहां हवा का दबाव मतलब प्रेशर कम हो जाता है। उसी वक्त पास का हिंद महासागर ठंडा रहता है, जहां प्रेशर ज्यादा होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागती है। बस समुद्र से नमी से लदी हवाएं जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं और पूरे देश में जमकर बरसती हैं। और हां, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा हीरो है, हिमालय। जरा सोचिए, हिमालय की ये ऊंची पर्वत श्रृंखला एक दीवार की तरह खड़ी है। ये एक तरफ तो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को भारत में आने से रोकती हैं, और दूसरी तरफ ये मॉनसून की नमी वाली हवाओं को भारत से बाहर भी नहीं जाने देती। मतलब ये पक्का करती है कि सारी की सारी बारिश हमारे ही उपमहाद्वीप पर हो। तो मॉनसून सिर्फ बारिश ही नहीं लाता, वो भारत को मौसमों की एक खूबसूरत लय भी देता है। चलिए इस मॉनसून चक्र के 4 अलग अलग चरणों को देखते हैं। ये पूरा साल एक साइकिल की तरह है। दिसंबर से फरवरी तक कड़कड़ाती सर्दी का मौसम रहता है, जब ठंडी और सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। फिर आता है मार्च से मई का महीना, जब जमीन तपती है और झुलसा देने वाली गर्म लू चलती है। और तब जून से सितंबर तक मानसून राहत बन के आता है और पूरे देश को भिगो देता है। आखिर में अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटता है, जो एक उमस भरा चिपचिपा मौसम छोड़ जाता है। और इसी मॉनसून सिस्टम की वजह से भारत में मौसम के ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ कारगिल है, जहां सर्दियों में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ है राजस्थान, जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है। और मेघालय की तो बात ही क्या करें, वहां साल में लगभग 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब जाहिर है, जहां बारिश में इतना ज्यादा फर्क होगा, वहां पेड़ पौधे और जंगल भी तो अलग अलग तरह के होंगे, है ना। यही बारिश भारत में जंगलों की एक खूबसूरत चादर बुनती है। मोटे तौर पर देखें तो इन जंगलों को 5 तरह से बांटा जा सकता है, और इन सबको तय करने वाली सबसे बड़ी चीज है बारिश। जिन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी बारिश होती है, वहां घने हमेशा हरे रहने वाले सदाबहार जंगल मिलते हैं। जहां बारिश थोड़ी कम मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर्णपाती वन हैं जो सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहां कांटेदार झाड़ियां और पेड़ पाए जाते हैं। इनके अलावा समंदर किनारे डेल्टा में खारे पानी में उगने वाले मैंग्रोव और पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ बदलने वाले पर्वतीय वन भी हैं। इन पहाड़ी जंगलों से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात है, यहां भोजपत्र नाम का एक पेड़ होता है। आज से हजारों साल पहले जब कागज नहीं था, तो प्राचीन भारत में महान ग्रंथ और पांडुलिपियां इसी पेड़ की छाल पर लिखी जाती थीं। सोचिए, हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान इन पेड़ों की छाल पर लिखा गया था। तो ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा साम्राज्य है वन्य जीवों का।
चलिए अब जंगलों से निकलकर यहाँ के निवासियों से मिलते हैं। भारत की बायोडाइवर्सिटी कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 81,000। जी हाँ, यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 81,000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सच में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। और यहाँ हर खास जानवर का एक खास ठिकाना है, जैसे कि शाही एशियाई शेर। पूरी दुनिया में ये अब सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में ही अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय पशु शानदार रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के अनोखे मैंग्रोव जंगलों को अपना घर कहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और एक सींग वाले गैंडे को देखिए, ये भारी बारिश से बने असम और पश्चिम बंगाल के दलदली मैदानों में रहना पसंद करता है। ये एक और बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक खास मौसम एक खास प्रजाति को जन्म देता है। और ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। दक्षिण में केरल और कर्नाटक के घने सदाबहार जंगलों में हाथियों का झुंड रहता है, तो पश्चिम में राजस्थान के थार रेगिस्तान में जंगली गधे और ऊंट आजादी से घूमते हैं। और अगर हम एकदम उत्तर में चलें तो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर आपको दुर्लभ हिम तेंदुएं और जंगली बकरियां भी मिल जाएंगी। लेकिन ये कुदरत की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही नाजुक भी। तो अब बात करते हैं उन खतरों की जो इस पर मंडरा रहे हैं और इसे बचाने के लिए आधुनिक भारत में जो कोशिशें हो रही हैं। सबसे बड़ा और सीधा खतरा है वनों की कटाई। जब बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं तो इससे सिर्फ बाढ़ और जमीन खिसकने जैसी आपदाएं ही नहीं आती, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ देता है और ना जाने कितने जानवरों से उनका घर हमेशा के लिए छिन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई हैं। इस खतरे से लड़ने के प्रयास काफी समय से चल रहे हैं। 1973 में जब बाघों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी तो उन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। फिर 1980 में जंगलों को बचाने के लिए एक सख्त वन संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया। और आज ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर जानवरों के घरों को सुरक्षित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लकड़ी के चूल्हे की जगह एलपीजी जैसे विकल्प देकर जंगलों पर दबाव कम किया जा रहा है। और साथ ही बड़े बड़े स्तर पर पेड़ लगाने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। भारत अपने वन्य जीवों पर कितना गर्व करता है, ये तो इस बात से ही साफ है कि ताकतवर बाघ को राष्ट्रीय पशु और खूबसूरत मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। ये देश की अनमोल प्राकृतिक विरासत का जश्न मनाने जैसा है। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस तेजी से पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या भारत की ये हजारों साल पुरानी मॉनसून पर टिकी हुई प्राकृतिक लय भविष्य के लिए सुरक्षित रह पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।